नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड महत्वपूर्ण वन लाइनर इस वीडियो नोट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका वन लाइनर में राजनीति विज्ञान के लिए कि वह विद्वान के बारे में पूछ रहे हैं जो राज्य को एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों के समुदाय है के रूप में परिभाषित करते हैं। वो है ब्लंशली यानी ब्लंशली। ब्लंशली कहते हैं राज्य के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में कि एक निश्चित भूभाग है कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समुदाय है। ठीक है, एक राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत है, वो क्या है? राज्य है। दूसरा, राज्य की सावयवी सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो प्लेटो। कौन है? प्लेटो। राज्य का कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? सावयवी सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक, जिनमें बेजहोट, स्पेंसर, गार्नर आदि हैं, ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। वो 3 कारक कौन कौन से हैं? कुल और गोत्र के संबंध, धर्म और राजनीतिक चेतना। कुल और गोत्र के संबंध को आप रक्त संबंध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न क्लियर करने की कोशिश रहती है यहाँ पे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक देख लीजिए पहले, बेजहोट, स्पेंसर, गार्नर। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, कुल और गोत्र संबंध जिसे रक्त संबंध भी कहते हैं, धर्म और राजनीतिक चेतना। प्रश्न नंबर 4 देखिए। सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विद्वान हैं रूसो। कौन है? रूसो। रूसो ने कौन सी अवधारणा प्रतिपादित की? लोकप्रिय संप्रभुता की। कौन सी? लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा प्रतिपादित की किसने? रूसो ने। नेक्स्ट देखिए, यह किसका मानना है कि प्रभु सत्ताधारी का आदेश कानून है और जो आदेश उसके द्वारा नहीं दिया गया वह कानून नहीं है? जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन सीधी सी बात ये करते हैं कि जो प्रभु सत्ताधारी है उसका जो आदेश है वो कानून है। प्रभु सत्ताधारी का आदेश ही क्या है? कानून है। ये भी आपको एक छोटा सा सेंटेंस मिल सकता है, तो आप यहाँ पे जॉन ऑस्टिन को क्लिक करेंगे। प्रभु सत्ताधारी का आदेश कानून है और जो आदेश उसके द्वारा नहीं दिया गया, किसके द्वारा? प्रभु सत्ताधारी के द्वारा नहीं दिया गया, वो कानून नहीं है। ये किसका कथन है? जॉन ऑस्टिन का। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुलवादी संप्रभुता ये आपके सिलेबस में है, उसी के आधार पे आपके सामने प्रश्न है। तो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? यह है ओटो वॉन गियरके और मैटलैंड ने। ओटो वॉन गियरके और मैटलैंड ने संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया। नेक्स्ट देखिए 7th, यह विचार किसका है कि अधिकार जीवन की वो दशाएं हैं जिसकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता? लॉस्की का ये कथन है। लॉस्की अधिकारों के बारे में कहते हैं कि अधिकार जीवन की वो दशाएं हैं जिसकी यदि प्राप्ति नहीं होती तो मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। तो जीवन की दशाएं बताई हैं अधिकार को लॉस्की ने। जो दशा यदि वह मनुष्य प्राप्त नहीं करेगा तो वो सर्वोत्तम विकास नहीं कर पाएगा, लॉस्की। नेक्स्ट देखिए, यह विचार किसका है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? राज्य व्यक्ति से पूर्व है, अरस्तु का। छोटा सा कथन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। किसका कथन है? अरस्तु का। नेक्स्ट देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा से क्या तात्पर्य है? रूसो की सामान्य इच्छा से क्या तात्पर्य है? सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग। सभी की वास्तविक इच्छा का योग रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, वह विद्वान जिन्होंने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना की, साथ ही महिला मताधिकार का समर्थन भी किया, ये कौन है? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल देखिए, एक तो इनकी किताब आपने देख ली ऑन लिबर्टी, साथ में महिला मताधिकार का भी ये समर्थन करते हैं। तो वो विद्वान जो ऑन लिबर्टी के भी रचनाकार हैं और महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं वो है जे.एस. मिल। टी.एच. ग्रीन के द्वारा किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया? तो सकारात्मक स्वतंत्रता।
ता और लगा ली इसके आगे। टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया, जिसके ऊपर क्या होता है, राज्य का प्रतिबंध होता है, किस पे, सकारात्मक स्वतंत्रता पे। थॉमस हॉब्स के द्वारा आत्मरक्षा के अधिकार को किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में रखा गया, तो प्राकृतिक अधिकार। देखिए हॉब्स जो है, जिसकी प्रसिद्ध रचना आपने लेवियाथन सुनी होगी, तो थॉमस हॉब्स ने आत्मरक्षा का जो अधिकार बताया, इसको प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। किसकी श्रेणी में रखा है, प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय किस रूप में जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। 14 देखिए, महात्मा गांधी के न्यासिता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का अर्थ है कि व्यक्ति की संपत्ति व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन उसका उपयोग या उपभोग सामूहिक होना चाहिए। देखिए न्यासिता का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, किसका है, महात्मा गांधी का। साथ में इस ट्रस्टीशिप और या न्यासिता के सिद्धांत का अर्थ क्या है कि व्यक्ति, आप और हम प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, निजी संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन उसका उपभोग हम समाज के सामूहिक रूप में करेंगे। हम उसको रख भले सकते हैं, लेकिन जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हम सामूहिक रूप से करेंगे। यही है न्यासिता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जो किसका है, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के यही अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है, ना ही मैंने कोई नया सिद्धांत दिया है। मैंने केवल सत्य को दैनिक जीवन की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं, उतने ही प्राचीन हैं जितना कि पर्वत और पठार। ये कथन किसका है, तो ये गांधी जी का कथन है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके सामने इतना सा सेंटेंस आ जाए कि गांधीवाद नामक कोई भी वस्तु नहीं है, ये किसने कहा, तो ये भी गांधी जी ने ही कहा है। किसने कहा है, गांधी जी ने ही कहा है। लेकिन समझने के लिए मैंने आपको ये इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ पे दिया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि गांधी जी ने ही कहा है कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक आधारित रचना है। यह संबंधित है किससे, मार्क्सवादी सिद्धांत से। मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य आर्थिक आधार पर राजनीतिक आधारित रचना है। ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट ओवन ने। मार्क्सवाद को बुद्धिमानों की अफीम की संज्ञा किसने दी, एरो ने। एरो महोदय ऐसे हैं जो मार्क्सवाद को बुद्धिमानों की अफीम कहते हैं। मार्क्सवाद को बुद्धिमानों की अफीम कहते हैं, एरो। तो दोस्तों सारे प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे, सेलेक्टेड मिलेंगे, महत्वपूर्ण मिलेंगे। आप इन वीडियो को देखें और शेयर भी करें, ठीक है। आपसे रोज़ वीडियोस डालने की मैं कोशिश करूँगा। उदारवाद के जनक जॉन लॉक, प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ। उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक। इनके द्वारा 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई। कितने प्राकृतिक अधिकार की बात की, 3। कौन कौन से, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। उदारवाद के जनक पूछा जाए, जॉन लॉक। कितने प्राकृतिक अधिकार दिए, साहब 3 दिए। कौन कौन से, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। एक आवश्यक बुराई मानते हैं, कौन मानते हैं, व्यक्तिवादी। इसके पीछे तर्क है, आंसर है देखिए, राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखता है इसलिए जरूरी भी है, लेकिन राज्य व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है इसलिए यह बुराई है। तो व्यक्तिवादी मानते हैं कि आवश्यक तो है लेकिन बुराई है। आवश्यक किस लिए, कानून व्यवस्था के लिए। बुराई किस लिए, क्योंकि ये व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है इसलिए बुराई है। तो व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। प्रश्न आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं व्यक्तिवादी, मार्क्सवादी, समाजवादी, क्या कहेंगे, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका व्यक्तिवादी। नेक्स्ट देखिए, नव उदारवादी जिसमें नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, आइजिया बर्लिन आदि हैं, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं। प्रश्न ध्यान से देखिए, नव उदारवादी कौन कौन है, देखिए समर्थक, रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, आइजिया बर्लिन।
ये किस प्रकार की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता के, मतलब राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जैसा चाहे वैसा जियो, जो चाहे वो करो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं नव उदारवादी समर्थक रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और आइजिया बर्लिन। ठीक है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एकमात्र मनगढ़ंत कल्पना है, ये कहा है GDH कोल ने। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। वैसे तो सारे प्रश्न मैं जो भी दूंगा वो VVIP, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले ही होते हैं, क्योंकि छांट कर ही आपको देता हूँ मैं। तो आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एकमात्र मनगढ़ंत कल्पना है, ये है GDH कोल। नेक्स्ट देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। ये मैंने विशेषताएं आपके लिए यहाँ पे दे दी हैं, इनमें से एक आ जाए कौन सी नहीं है तो आप उनको क्लिक करिएगा। तो संघात्मक शासन की कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ आपको। लिखित संविधान पाया जाता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का केंद्र और इकाइयों में विभाजन होता है, कठोर संविधान होता है, निष्पक्ष न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको संघात्मक शासन वाले देशों में मिलती हैं। कौन कौन सी? लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, कठोर संविधान, निष्पक्ष न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। चलिए फिर से मैं आपको आराम से बताता हूँ कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपने पढ़ी होगी। इसके अंतर्गत कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पुस्तक देखिए, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तथा विधि के शासन सिद्धांत के प्रतिपादक विधिवेता कौन है? विधिवेता कौन है? डाइसी। देखिए, विधि के शासन का सिद्धांत दिया किसने? डाइसी ने। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किताब दी किसने? डाइसी ने। ओके, एक सिद्धांत पूछा है, एक आपसे किताब पूछी है, एक प्रश्न में दो प्रश्न क्लियर। यह कथन किसका है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही फलती फूलती रहती है? रैमजे म्योर। फिर से पढ़ देता हूँ। रैमजे म्योर कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में कि इसमें मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में कौन फलती फूलती है? नौकरशाही फलती फूलती है। रैमजे म्योर। अमेरिका, भारत व स्विट्जरलैंड में सरकार का रूप पाया जाता है संघीय सरकार या संघात्मक व्यवस्था। अमेरिका में भी, भारत में भी और स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार पाई जाती है। संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक के रूप में सरकारों का वर्गीकरण जिस आधार पर किया जा सकता है वह है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर। यदि आपको संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकारों के रूप में वर्गीकरण करना है, पहचानना है, तो आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों के आधार पर। ओके, संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाएंगे। VVIP लिख दिया मैंने तो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट बता दिया, इतना काफ़ी है कि संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, एक प्रश्न ये हो गया, और एक पुस्तक होगी स्पिरिट ऑफ लॉज। ये किससे संबंधित है? मॉन्टेस्क्यू से। शक्ति पृथक्करण के आधारित जो देश है वो कौन सा है? USA। कौन सा है वो? संयुक्त राज्य अमेरिका। शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन, इनकी भी हम बातचीत कर लेंगे वन लाइनर में, टेंशन की कोई बात नहीं है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू और स्पिरिट ऑफ लॉज किताब किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। नेक्स्ट देखिए, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम पुस्तक किसकी है? तो ये सार्टोरी की किताब है, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, सार्टोरी। राजनीतिक दलों को सिंहासनों के पीछे की शक्ति किसने कहा? तो हरमन फाइनर ने। ये दो चार जो प्रश्न लास्ट में, इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक दलों को सिंहासनों के पीछे की शक्ति कहा है हरमन फाइनर। हरमन फाइनर किसके बारे में कह रहे हैं? राजनीतिक दल के बारे में कह रहे हैं कि जो सिंहासन होता है उसके पीछे की शक्ति होती है राजनीतिक दल, हरमन फाइनर। दबाव समूहों को अदृश्य सरकार, दबाव
समूहों को अदृश्य सरकार कौन कहते हैं? डी मैक्किन, या मैक्किन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। दबाव समूह के बारे में मैक्किन कहते हैं कि ये अदृश्य सरकार है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है। 34 देखिए, दबाव समूह के लिए गैर सरकारी शासन शब्दावली का प्रयोग करते हैं सेलिन व लैम्बर्ट। दबाव समूह को अदृश्य सरकार मैक्किन ने कहा, दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहा सेलिन व लैम्बर्ट ने। गैर सरकारी शासन सेलिन व लैम्बर्ट। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा फाइनर ने। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य फाइनर कहते हैं। ठीक है, ये दबाव समूह से संबंधित प्रश्न ध्यान में रखिएगा। ऊपर जितने प्रश्न बताएं सबको ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। अपनी कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता, कोई समस्या कमेंट करिएगा। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए रोज़ कंटेंट बना सकें, आप उसको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।